हाँ जी, तो फिर आज हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडी से। अब जो बंगाल के जो गवर्नर हो गए उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है इस एक्ट के जरिए। और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे के जो गवर्नर थे उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और इन दोनों के पास, मद्रास और बॉम्बे के पास, लिमिटेड पावर होंगी। और थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी उनको असिस्ट करने के लिए, जो कि 4 मेंबर की एक काउंसिल थी। और इनके जो डिसीजन होंगे वो मेजोरिटी से डिसाइड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में इसी एक्ट के द्वारा। शुरुआती तौर पर ये इम्प्लीमेंट हुआ था कलकत्ता के सिटी पे, जहाँ पर ब्रिटिश का जो लॉ होगा वो सिर्फ कलकत्ता सिटी पे इम्प्लीमेंट होगा। और अगर कहीं बाहर किसी भी पार्टीज़ के अगर कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो उन पार्टीज़ के इंसिडेंट को बाहर जाके भी सोल्व किया जा सकेगा, अगर दोनों पार्टी एग्री होती है इस चीज़ पे। मतलब हियरिंग जो है वो आउटसाइड कलकत्ता भी हो सकती है। और अब जो है कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय अपना पर्सनल ट्रेड या फिर पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकेगा, और कोई भी एम्प्लॉय किसी भी प्रकार का गिफ्ट की लेन देन भी नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं, जिनका नाम होता है वेरन हास्टिंग, इनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी 4 मेंबर की। ये जो 4 मेंबर्स थे उनका नाम इस प्रकार है कि जो फ्रांसिस, क्लेवर और मॉनसून, इन 3 मेंबर्स को इंग्लैंड से बुलाया गया। और जो चौथे मेंबर थे जिनका नाम था बोरवेल, जो कि इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट का पहला जो जज था उनका नाम एलिज इम्फे, जो कि चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा चैम्बर्स, हाइडे और लेमेंस्ट्रे, ये जज कहलाए जाते थे सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका नाम है, जिनका नाम है वेरन हेस्टिंग, जो कि 1772 एडी से 1785 एडी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को संभालते हैं। ये सबसे पहले आते ही 1772 एडी में जो डुअल रूल था जो बंगाल में ऑलरेडी चल रहा था उसको अबोलिश कर देते हैं, और जितनी भी पावर होती है वो पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ले ली जाती है। इन्होंने कई तरीके के लैंड रिफॉर्म को किया था। जैसे 1772 एडी में इन्होंने 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं नए लैंडलॉर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ हाई बिड्स। क्योंकि इससे पहले जो टैक्स की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जैसे सबसे पहले किसान जो अपना टैक्स था वो जमींदार को दिया करता था, जमींदार फिर वो बंगाल के नवाब को दिया करता था, नवाब फिर कंपनी को उस टैक्स को दिया करता था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मेडिएटर्स या फिर अर्थव्यवस्था इंक्रीज होने की वजह से जो टैक्स का पैसा था वो कम इकट्ठा हो पाता था। इसलिए इन्होंने 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और नए लैंडलॉर्ड को अपॉइंट किया ऑन द बेसिस ऑफ हाई बिड। पर इनका जो 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था वो फेल हो जाता है। तो फिर वेरन हेस्टिंग के बाद अगले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1719 एडी से 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। इसके बाद 1793 एडी में जो सिस्टम है वो परमानेंट सिस्टम। इन्होंने बहुत सारे तरीके के जुडिशरी रिफॉर्म भी किए, जैसे सिविल अफेयर्स के लिए अलग रिफॉर्म किए गए और क्रिमिनल अफेयर्स के लिए अलग रिफॉर्म किए गए। पहला अगर देखा जाए तो सिविल अफेयर्स के लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट बनवाए, जिसको हेड करता था, जिसके मामले सुलझाता था कलेक्टर, जिसको बोला जाता था सदर सिविल कोर्ट। और क्रिमिनल अफेयर्स में डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए जाते थे, जिसमें इंडियन जजेस हुआ करते थे, और इनको बोला जाता था सदार क्रिमिनल कोर्ट। और फाइनली 1774 एडी में इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं कलकत्ता में। और आलमगीर के समय की एक बुक है जिसका नाम है फतवाए आलमगीरी, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते हैं। और जो कोड ऑफ गेंतु लॉ, जिसमें जो हिंदू के जो लॉ थे उनको कंपाइल किया जाता है एक सिंगल बुक में। और इस बुक को जो लिखते हैं जिनका नाम है विलियम जोन्स और कोलेब्रुक, जो इस बुक का टाइटल देते हैं डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जो हिंदू के जो लॉज हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ करते थे, उनको एक सिंगल बुक के जरिए पढ़ना बहुत टफ था। तो इसलिए इन्होंने इस बुक को, इस लॉ को कंबाइन करने के लिए 2 राइटर्स को अपॉइंट किया, जैसे विलियम जोन्स और कोलेब्रुक। और इसके बाद 1784 में विलियम जोन्स जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता के अंदर। और जो मेन काम होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इनका होगा ट्रांसलेट करना हिंदी बुकों को ब्रिटिशर्स के लिए। तो इनका सबसे पहला एम कहला जाता था कि ट्रांसलेट द इंडियन लिटरेचर इन यूरोपियन लैंग्वेज। और जो
चार्ल्स विल्किन होते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं गीता को यूरोपियन लैंग्वेज में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो वेरन हेस्टिंग है वो जो अवध की जो क्वीन है उनके पैसों को लूट लेते हैं। और इसी बीच जो बनारस के जो चेत सिंह है वो डिपोस्ट कर देते हैं महीप नारायण को और अपने आप को किंग की तरह अपॉइंट कर देते हैं अवध में। और इसी समय पे एक बंगाली ब्राह्मण थे जिनका नाम था नंद कुमार, इनको फांसी दे दी जाती है क्योंकि उन पे एक केस था फ्रोजरी का, फ्रॉड करने का एक केस था। और इसी कारण जो एडमुंड ब्रुके है वो इम्पीचमेंट फाइल कर देते हैं वैरन हेस्टिंग के अगेंस्ट ब्रिटेन में। तो फिर वैरन हेस्टिंग के बाद अगले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1719 एडी से 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। इसके बाद 1793 एडी में जो कंपनी है इस सिस्टम को परमानेंट कर देती है और परमानेंट करने के बाद इस सिस्टम का नाम हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट। इसके बाद इस सिस्टम में जो लैंड रेवेन्यू है इसको पूरी तरीके से परमानेंट कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। और अब लैंडलॉर्ड उस लैंड के असली ओनर कहलाए जाएंगे। और इस सिस्टम को कहते थे जमींदारी सिस्टम। इस जमींदारी सिस्टम का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था जॉन सोरे ने, इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं जॉन सोरे सिस्टम। अब ये जो जॉन सोरे सिस्टम था और जो जमींदारी सिस्टम था ये 90% एरियाज में जो ब्रिटिशर्स के थे उस समय उन पे इम्प्लीमेंट हुआ करता था, जैसे बंगाल, नॉर्थ कर्नाटका और बनारस। जॉन सोरे सिस्टम में जो कंपनी का हिस्सा होगा वो 10/11 हिस्सा जो होगा वो कंपनी का होगा और इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है मतलब 1/11 हिस्सा वो कंपनी के लैंडलॉर्ड को मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी को इस परमानेंट सेटलमेंट से क्या क्या फायदे हुए। तो पहला पॉइंट ये कहलाया जाता है कि जो कंपनी है अब वो अपने पैसे को भी बचा सकेगी, अपने टाइम को भी बचा पाएगी और अब वर्कफोर्स को भी वो बचा पाएगी, क्योंकि उन्होंने जब लैंडलॉर्ड बना दिए तो अब उन्हें अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर रखना नहीं पड़ेगा। जैसे जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट जो उन्होंने बनाया था अब उस वर्कफोर्स को वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लगा सकेंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेबिलिटी, जिससे इन्हें फ्यूचर की बनने वाली पॉलिसी में इनको मदद मिलेगी और स्टेबल इनकम भी इन्हें मिलना चालू हो जाएगी विदाउट टाइम कंज्यूमिंग और विदाउट वर्कफोर्स के इन्हें एक स्टेबल इनकम मिलना चालू हो जाएगी। और जो लैंडलॉर्ड है वो उनका एक सपोर्टर ग्रुप कहनाया जाने लग गया है, जो जमींदार है इंडिया का वो उनका एक सपोर्टर ग्रुप बन गया, जिसकी वजह से ये जो लैंडलॉर्ड हैं ये अब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लग गए हैं, कंपनी को सपोर्ट करने लग गए हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड को फ़ायदा होने लग गया है। फिर बाद में देखा जाता है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं किसानों के द्वारा उठने वाले किसान आंदोलनों को लैंडलॉर्ड ने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो बहुत सही मात्रा में लैंडलॉर्ड को भी मिला करता था। पर इस सिस्टम की एक लिमिटेशन ये थी कि कंपनी को इमीडिएट प्रॉफिट तो हो जाता था, लेकिन एक लंबे समय को गुजर जाने के बाद जो कंपनी को लॉस होने लग गया, क्योंकि अब कंपनी जो लैंड रेवेन्यू के जो टैक्स है उसको इंक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि अब वो जो पावर है वो लैंडलॉर्ड के पास चली जाया करती थी, जिसकी वजह से कंपनी एक नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। वो साउथ इंडिया में, जैसे साउथ इंडिया में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया रोयतवाड़ी सिस्टम और नॉर्थ इंडिया में मलबारी सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे इस परमानेंट सेटलमेंट की वजह से किसानों को क्या क्या लॉस हुए। किसानों से जो टैक्स लेने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और जो टैक्स का जो अमाउंट था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उनकी ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो टैक्स हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। लैंडलॉर्ड जो थे वो टैक्स को बार बार अपने हिसाब से इंक्रीज करते रहते थे टाइम टू टाइम, और लैंडलॉर्ड जो है उनको असली मालिकाना हक दे दिया जाता था लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से जो असली किसान हुआ करते थे वो अपनी ही जमीन पर एक लेबर मात्र बनकर रह गए थे। रियलिटी में वो जमीन लैंडलॉर्ड की ना होने के कारण, जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड है वो जमीनों में किसी भी प्रकार का कोई रिफॉर्म नहीं करना चाहते थे, और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी कहलाए जाते थे कि जो लैंडलॉर्ड है वो वहां पर अपसेंट हुआ करते थे, और जो टैक्स लेने के लिए उनका कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आया करता था, जिसकी वजह से करप्शन जो था वो इंक्रीज हो गया था और रूड सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस होने लग गया था उस समय। और एक सिस्टम ये भी था कि जो लॉ ऑफ सनसेट की वजह से जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो उस जमीन का जो लैंड रेवेन्यू था वो
टाइम पे ब्रिटिशर्स को सबमिट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो जमीन हुआ करती थी वो सीज कर ली जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। लैंड रेवेन्यू के साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस में जुडिशियल रिफॉर्म भी करें। जुडिशियल रिफॉर्म की अगर हम बात करें, जो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो रिवेन्यू सिस्टम था और सिविल अफेयर था, मतलब जो जुडिशियल पावर थी वो कलेक्टर के हाथों से एबोलिश कर दी गई, मतलब जो दीवानी मामले थे वो अब कलेक्टर के हाथों से हटा दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस में कई तरीके के सिविल कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, इस्टेब्लिश किया, जैसे मुंसिफ, रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, प्रोविंशियल सिविल कोर्ट, सदर सिविल कोर्ट और एक स्पेशल सिविल कोर्ट बनाया था, जिसमें जो विक्टिम को अगर किसी भी प्रकार का कोई न्याय चाहिए तो उसके लिए उन्हें लंदन जाना पड़ेगा। सीरीज ऑफ कोर्ट्स बनाने पर इनको सीरीज ऑफ कॉस्ट भी देने होते थे, जैसे मुंसिफ के लिए उन्हें 50 रुपए देने होते थे, रजिस्ट्रार कोर्ट के लिए उन्हें 100 रुपए देने होते थे, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के लिए 200 रुपए देने होते थे, प्रोविंशियल सिविल कोर्ट में विक्टिम को 1,000 रुपए देने होते थे और सरदार सिविल कोर्ट में उन्हें 5,000 रुपए देने पड़ते थे। और अगर किसी व्यक्ति को किसी भी क्रिमिनल केसेस के लिए लंदन जाना पड़े तो उसके लिए उन्हें 5,000 रुपए देने पड़ते थे। कई तरीके के क्रिमिनल अफेयर्स के लिए इन्होंने 4 सर्किट कोर्ट को इस्टेब्लिश किए थे। 4 सर्किट कोर्ट का मतलब है भ्रमणशील अदालतें। जो पहला सर्किट कोर्ट था, भ्रमणशील अदालत था, वो बनाया गया था ढाका में, दूसरा मुर्शिदाबाद में और तीसरा कलकत्ता में। ये सभी उस समय बंगाल में प्रेजेंट थे। और चौथा जो सर्किट कोर्ट बनाया गया था वो था पटना में। इसके बाद 1793 ईडी में जो कॉर्नवालिस कोड को प्रिपेयर किया गया और इसके जो फीचर थे वो कुछ इस प्रकार थे। पहला फीचर था कि द सेपरेशन ऑफ पावर वाज डन, एंड सेकंड द फीचर वाज द सोवरेनिटी ऑफ द लॉ वाज इम्प्लीमेंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज द हार्ड प्रिजन वुड बी प्लेस्ड ऑफ म्यूटिलेशंस, and the fourth point is the intention of the murder was emphasized in place of any way of murder. The fifth point is the tradition of the blood money was abolished. The sixth point is the reason qualification of the witness was abolished. The seventh point is the profession of advocate was start. इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कॉर्नवालिस कोड में थे। कॉर्नवालिस के कोड पूरी तरीके से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो किया करते थे। इस सिस्टम में इक्वालिटी को पहले लिया जाएगा, लॉ को बाद में, और किसी भी प्रकार की कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी रिलीजन, रेस, कास्ट और कास्ट बेस सेक्स के ऊपर। और इसी के साथ साथ हमारे इंडिया में एक मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो चुका था कॉर्नवालिस के समय पे। कुछ अच्छी चीज़ों के होने के साथ साथ कॉर्नवालिस के कोड्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, कमियां भी थी, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहली कमी ये थी कि जो जुडिशियल सिस्टम था वो स्लो हो गया था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। और एक्सपेंसिव होने के कारण जो जुडिशियल सिस्टम में करप्शन जो था वो इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से जो अमीर व्यक्ति थे वो न्याय को खरीद सकेंगे अब पैसों के द्वारा। और जो ये लॉ थे ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे और कॉम्प्लिकेटेड थे, जो इंडिया की सोच और समझ, इंडिया के लोगों की सोच और समझ के परे थे, जिसकी वजह से जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो कास्ट पंचायत की तरफ मूव होना पड़ता था उनको। और मैक्सिमम केसेस में जो इनके जज रहा करते थे वो यूरोपियंस रहा करते थे और इनकी जो कन्वर्सेशन हुआ करती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो इंडियन ट्रेडिशन था वो इससे मैच नहीं हो पाया करता था और लोग इस चीज़ से परेशान होकर कास्ट पंचायत की तरफ मूव होने लगते थे। इसके साथ साथ कॉर्नवालिस को फादर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और आईपीएस भी बोला जाता है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद तीसरे गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं जॉन सोरे को, जो कि 1793 एडी से लेकर 1798 एडी तक गवर्नर जनरल की इस पोस्ट को संभालते हैं। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप दिया था, मतलब परमानेंट सेटलमेंट का जो ड्राफ्ट है उसे तैयार किया था। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बनाई हुई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। इसके अलावा इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई नया जो इम्प्लीमेंटेशन था उनको करने की कोशिश नहीं की। इनका पूरा कार्यकाल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बनाए हुए जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट करने में ही चला गया।
इसके बाद लॉर्ड सोरे के बाद फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 एडी से लेकर 1805 एडी तक इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को संभालते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली बहुत यंग एज में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए जाते हैं। जिस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे उस समय इनकी एज 37 ईयर ओल्ड थी। इन्होंने बहुत सारे सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया भारत के अंदर, और ये बहुत ब्रॉडर लेवल पे ले जाने की कोशिश की। तो अब हम कुछ सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात करेंगे, इनके प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। जो अब प्रिंसली स्टेट होंगे इंडिया के, वो डिफेंस और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कंपनी के हाथों में दे देंगे। और अब जो कंपनीज होगी वो सिक्योरिटी को अपॉइंट करेगी इंडियन प्रिंसली स्टेट के अंदर। और जो भी ऑफिसर कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था इंडियन प्रिंसली स्टेट के अंदर, उसे ये लोग रेजिडेंस के नाम से जानते थे। और अब जो बड़े प्रिंसली स्टेट है वो अपने सोवर्न एरिया जो रहे करते थे वो कंपनी को दिया करते थे, और छोटे प्रिंसली स्टेट कैश मनी प्रोवाइड किया करते थे अब कंपनी को। अब जो है बिना कंपनी के कंसेंट के कोई भी इंडियन प्रिंसली स्टेट यूरोपियन को अपनी सर्विस में अपॉइंट नहीं कर सकता। और जो असली जो रेजिडेंस है वो कंपनी जो प्रिंसली स्टेट है इंडिया का, उसमें किसी भी प्रकार के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि क्या कारण थे इस सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के। सबसे पहला और मेन कारण ये बताया जाता है कि कंपनी को ऐसा लगा करता था कि अब इंडियन प्रिंसली स्टेट जो है वो नेपोलियंस का साथ दे देंगे, और उस समय जो नेपोलियंस है वो कंपनी पर अटैक कर रहे थे। इस ट्रीटी के बाद इंडियन प्रिंसली स्टेट ने जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो ब्रिटिश कंपनीज को दे दिए थे, जिसकी वजह से अब इंडियन प्रिंसली स्टेट किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते नेपोलियंस के साथ। अब बस मराठाओं को छोड़कर इंडियन प्रिंसली स्टेट में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सके। इसके साथ साथ कंपनी ये भी चाहती थी कि वो इंडियन एक्सपेंडिचर पे अपनी आर्मी को पाल सके। इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल थे उसमें जो पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट इस तरीके से की गई थी कि कंपनी एक पॉलिटिकल पावर थी, पर अब जो है कंपनी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन गई है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसली स्टेट ने इस सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। जैसे हम बात करें, हैदराबाद ने 1798 एडी में जो सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया था। मैसूर ने 1799 में, तंजावुर ने 1799 में, और अवध ने 1801 एडी में, और पेशवा ने 1802 एडी में इस ट्रीटीज को साइन किया था। पेशवा ने 1802 एडी में जो इस सब्सिडरी अलायंस को साइन किया गया था उसको हम बोलते हैं बेसिन ट्रीटी। तो अब हम बात करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस से कंपनी को क्या क्या प्रॉफिट हुआ। पहला प्रॉफिट ये हुआ कि अब जो कंपनी का जो नेपोलियन से डर था वो अबोलिश हो गया, और जो कंपनी के अगेंस्ट जो भी इंडिया के यूनियन स्टेट्स में ट्रीटीज हो रही थी वो भी अबोलिश हो गई। और तीसरा पॉइंट अगर हम बोले तो जो कंपनी आर्मी को इंडियन एक्सपेंडिचर पे पाल रही थी, और उसी एक्सपेंडिचर से पाली हुई आर्मी से इंडियन स्टेट को सिक्योरिटी दे रही थी। और अब जो है कंपनी अपने एरिया को एक्सपेंड कर रही थी, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट थे वो अपनी सोवर्निटी कंपनी को ऑलरेडी दे चुके थे। और इसके साथ साथ कंपनी ने जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और जो कंपनी थी उसने अपने ट्रेड और वॉर्स को सेपरेट कर दिया। और अब जो है वो कंपनी जो इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं इंडियन स्टेट्स के, उनको उनके बीच में मेडिएटर का काम करना स्टार्ट कर दिया। और पहले जो रेजिडेंस रहा करते थे इंडियन प्रिंसली स्टेट में, अब जो रेजिडेंस जो है वो इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट है उनके इंटरनल अफेयर में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। तो प्रॉफिट हो जाने के बाद अब हम देखेंगे कि कंपनी को इस सब्सिडरी अलायंस से लॉस क्या क्या हुए। इसमें अगर हम बात करें, जो इंडिया के जो किंग थे उन्होंने सिक्योरिटी जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी थी, और जिसकी वजह से जाने अनजाने में जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स को दे दी थी। और अब जो है ब्रिटिशर्स जो है वो मनी को ज़्यादा कलेक्ट करते थे, क्योंकि जिसकी वजह से जो इंडियन किंग थे वो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो गए। और सिक्योरिटी दे देने के बाद, एक्सटर्नल अफेयर दे देने के बाद, जो इंडिया के जो किंग्स थे उनकी लग्जरीनेस इंक्रीज होती हुई चली गई, जिसकी वजह से जाने अनजाने में जो ब्रिटिशर्स थे उनको लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करना पड़ता था, ताकि
इनकी लग्जरी को कंप्लीट किया जा सके, और जिसकी वजह से पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन स्टार्ट होना शुरू हो गया इंडिया में। और इसके साथ साथ कंपनी जो थी वो एक अनडिजर्विंग किंग को स्टाइपन दे रही थी, पेंशन दे रही थी, जिसकी वजह से जो पब्लिक थी वो इसकी वजह से एक्सप्लॉइट किया करती थी अपने राजा को। और एक दूसरी बात ये हुई थी कि एक ही प्रिंसली स्टेट में दो सेंटर ऑफ पावर बन चुकी थी, पहला जो राजा हुआ करता था और दूसरा जो ब्रिटिश रेजिडेंस हुआ करता था। और जो रेजिडेंस था वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में अब पार्टिसिपेट लेने लग गया था, हमने ये बात कर ली थी। इसके साथ साथ अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में इसी समय पर, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन वर्क था कि जो नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। और बाद में ये जो कॉलेज है ये क्लोज हो गया था, और इसके बाद जो हेलबरी जो कि लंदन के व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉलेज को दोबारा से रीओपन किया ईस्ट इंडिया कॉलेज के नाम से। और इसी समय जो वेलेस्ली थे उन्होंने अपने आप को लोयन ऑफ बंगाल बोला था किसी स्पीच में। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि 1805 एडी में बनाए जाते हैं। एंड इट वाज हिज सेकंड अपॉइंटमेंट इन इंडिया, और इनकी जो डेथ हुई थी वो गाजीपुर यूपी के अंदर हुई थी। कॉर्नवालिस वही हैं जो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। और अब इसके बाद जो इनकी सेकंड अपॉइंटमेंट की जाती है 1805 एडी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और इसके बाद लॉर्ड जॉर्ज बैरलो को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है 1805 एडी से लेकर 1807 एडी तक। और इन्हीं के समय पे वेलोर रिवोल्ट होता है 1806 एडी में, जिसको एक बोला जाता था सिपॉय म्यूटिनी। ये रिवोल्ट एक सिपॉय म्यूटिनी का था जो कि सोल्जर ने किया था, और इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि जो रिलीजियस सिंबल थे इनके द्वारा बैन कर दिए गए थे। और इन्हीं के समय पे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो गवर्नर थे मद्रास के, जिन्होंने इसी समय पर प्रेस को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से जो सिपॉय म्यूटिनी थी वो स्टार्ट हुई थी वेलोरे रिवोल्ट की 1806 एडी में। तो लॉर्ड जॉर्ज बैरलो के बाद सेवंथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, जो कि 1807 एडी से लेकर 1813 एडी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को संभालते हैं। इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी, जो कि 25 अप्रैल 1809 एडी में हुआ था। और ये वही वाली जगह है जहाँ पर सिंधु रिवर पे ये साइन हुई थी, और उस समय जो पंजाब है उसको गवर्न किया जा रहा था रंजीत सिंह के द्वारा। इनके बाद एट्थ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग को, जो कि 1813 एडी से लेकर 1823 एडी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को संभालते हैं। और इन्हीं के समय पर फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, जो कि 1814 एडी से लेकर 1816 एडी तक होती है, और इस वॉर का एंड ट्रीटी ऑफ संगोली के साथ होता है। ट्रीटी ऑफ संगोली की कुछ कंडीशन थी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि अब जो नेपाल के कुछ जो हिलीज एरिया थे वो कैप्चर कर लिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, लाइक शिमला, देहरादून और नैनीताल एक्सेट्रा। इसके साथ साथ जो नेपाल का कंट्रोल था सिक्किम में उसको अबोलिश कर दिया जाता है, और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको डिप्लॉयड कर दिया जाता है काठमांडू पे। और इसके साथ साथ जो गोरखाज रेजिमेंट है वो इस आर्मी में, गोरखाज को अब ब्रिटिश आर्मी में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ इन्होंने जो पिंडारी के द्वारा की जाने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी डीरूटेड किया। पिंडारी वही हैं जो मराठा उसके साथ फाइट किया करते थे। और ये वही वाला समय है जब नॉर्थ आर्मी के जो कमांडर थे जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, और साउथ के जो कमांडर थे उनकी जो कमांड थी वो थॉमस हिस्लॉप के पास थी। इसके साथ साथ अब हम कुछ पिंडारियों के लीडर के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले जो लीडर थे जिनका नाम था चीतू, जिनको जंगल में चीता के द्वारा खा लिया गया था। और जो सेकंड लीडर थे जिनका नाम था वसील मोहम्मद, तो इन्हें स्किंदिया जो थे महादजी स्किंदिया, उन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया था और जेल में इन्होंने सुसाइड कर ली थी। थर्ड जो पिंडारी के लीडर थे जिनका नाम था करीम खान, जो कि गोरखपुर जहांगीर इनको दे दी जाती है। आमिर खान को टोंक की जहांगीर दे दी जाती है। और इसी समय पर साउथ इंडिया में रोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और नॉर्थ इंडिया में मल्हारी को इंट्रोड्यूस स्टार्ट कर दिया गया था।
तो अब हम रियोतवारी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और लिटरली जो मीनिंग होता है रियोत का, उसका मतलब होता है पीजेंट, मतलब किसान। और इस सिस्टम में क्या हुआ करता था, जो किसान हैं अब ओनर हो जाएंगे उस लैंड के जिस पे वो फसल बो रहे होंगे। और अब जो कंपनी है वो डायरेक्टली टैक्स लिया करेगी किसानों से, लैंडलॉर्ड से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था अब। और इसी समय पर 1972 एडी में जो कैप्टन रीड थे वो अप्लाई करते हैं बारामूला एक्सपेरिमेंट को। और इसके साथ साथ 1820 एडी में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में, और एलिफिनस्टोन के द्वारा बॉम्बे में। और ये जो सिस्टम है ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 50% एरियाज जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में था। अब हम बात करेंगे कि जो रोतवारी सिस्टम था इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि कुछ लूप होल प्रेजेंट थे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, वो हम बात करेंगे। तो कंपनी जो थी अब जो लैंड रिवेन्यू है उसको इंक्रीज नहीं कर सकती थी, ये पहला लूप होल था। और किसी भी प्रकार का कोई लैंड रिफॉर्म नहीं किया जा रहा था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, और अपसेंट लैंडलॉर्ड जो थे वो इंक्रीज हो गए थे। इंटरमीडिएट और अथॉरिटी इसके बीच में इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से रोतियारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जो जमींदारी सिस्टम था उसकी कुछ कमी हो रही थी साउथ इंडिया में, और जो कंपनी जो है अब फार्मर के सपोर्ट लेना चाहती थी, किसी बीच के मेडिएटर्स का सपोर्ट लेना अब नहीं चाहती थी। तो इस रोतियारी सिस्टम्स के, जो रोतियारी जो सिस्टम है इससे क्या क्या प्रॉफिट हुए। तो अब जो फार्मर है वो लैंड को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया उन्होंने, और ब्रिटिशर्स को अब डायरेक्टली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया फार्मर्स का। और अब अलग अलग तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए जाए जा सकते हैं लैंड के बेसिस पे और रिवेन्यू के बेसिस पे। कुछ कमियां भी थी रोतवारी सिस्टम की, तो अब हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे रोतवारी सिस्टम का। जो टैक्स था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता था टाइम टू टाइम। ब्रिटिशर्स जो थे अब कैश की डिमांड किया करते थे, और जो किसान है वो कैश लेने के लिए साहूकारों के पास जाया करता था, लैंडर्स के पास जाया करता था। और जब वो उन पैसों को नहीं चुका पाता था तो उसके बदले वो उनसे लोन ले लिया करते थे। और लोन लेना एक ऐसी प्रोसेस हुआ करती थी जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो एक ट्रैप में फंस जाया करते थे, और साहूकारों पे अपनी जो जमीन है वो खो दिया करते थे। और अब जो कंपनी के जो रिवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो खेल खेलने लग जाते हैं किसके, लैंडरों के साथ। जो जमीन के जो साहूकार हुआ करते थे उनके साथ इनका जो कॉम्बिनेशन हो जाया करता था उनके रिवेन्यू ऑफिसर्स का कंपनी के। और जो कंपनी है अब किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेती लैंड रिफॉर्म को लेकर, किसी भी प्रकार की रिसर्च ना होना, कंपनी का फाइनेंस का खर्च ना करना लैंड रिफॉर्म के लिए, और वो फार्मर को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं दिया करती थी कंपनी। और जो कंपनी रहा करती थी वो किसी भी प्रकार का जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी उस बेसिस पे जो टैक्स थे वो डिवाइडेड नहीं थे। लाइक दो डिफरेंट एरियाज के लिए ये लोग सेम टैक्स लिया करा करते थे, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इसमें डिपेंड किया करती थी। कुछ एरिया में फसलों का प्रयोग, फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादा हुआ करती थी, कहीं पर कम हुआ करती थी, लेकिन जो टैक्स सिस्टम था ये दोनों के लिए बराबर था। और जो टैक्स का जो कलेक्ट करने का सिस्टम प्रोसेस थी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो बहुत हार्ड प्रोसेस रहा करती थी, और जिसकी वजह से इन सभी प्रॉब्लम्स के मद्देनज़र जो लैंड है और फार्मर है ये दोनों के दोनों बिक जाया करते थे। तो अब हम बात करेंगे महलवारी सिस्टम, जो कि नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। लिटरली जो मीनिंग होता है महल का वो होता है महल का, कि जो विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, ओके, ये महल का मतलब रहा करता था। इस सिस्टम में विलेज कमेटी को बनाया गया, ग्राम सभा की तरह हुआ करती थी, जिसमें जो ओनर बनाए गए उस ओनर के जरिए ये डिसाइड किया जाता था कि कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता था कि जो लैंड रेवेन्यू है वो किस प्रकार का होना चाहिए। इन 1882 ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है होल्ट मैकेंजी के द्वारा, लेकिन बाद में जो मैरिटिन बर्ड है इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं एक ब्रॉडर लेवल पे ले जाकर, जिसकी वजह से जो मार्टिन बर्ड है उनको लैंड रिफॉर्मर बोला जाता, फादर ऑफ लैंड रिफॉर्मर बोला जाता है नॉर्थ इंडिया का। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को स्टार्ट किया जाता है जेम्स थॉमस के द्वारा। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा गया कि कलेक्टिव लैंड रिवेन्यू को
डिसाइड करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखा गया। पहला, प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड और द मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप। और ये जो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 30% एरिया को जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में इस महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इन सभी अच्छी चीज़ों के होने के साथ साथ इस महलवारी में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ग्राम सभा बन जाने के बाद जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने डोमिनेंस को शो करना स्टार्ट कर दिया, और जो लैंड रेवेन्यू के जो टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से इनको जो टैक्स थे, रेवेन्यू थे, उसको कलेक्ट किया जाता था। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कहा जाता है कि अगर एक फार्मर लैंड रेवेन्यू को डिपॉजिट नहीं किया करता था, जिसकी वजह से दूसरे फार्मर को उस चीज़ से सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो सोशल हार्मनी है वो डिक्लाइन होती हुई चली गई। अब हम बात करेंगे जो 9th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, जोन्स एडम को, जो कि 1823 एडी में इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को संभाला। इन्होंने प्रेस को बैन कर दिया, और जो एक अखबार था जिनका नाम था मिरातुल अखबार ऑफ राजा राम मोहन रॉय, उसको भी इन्होंने बैन किया था। इसके बाद 10th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं लॉर्ड एमहेंस्टर्ट को। लॉर्ड एमहेर्स्ट को, जो कि 1823 एडी से लेकर 1828 एडी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को संभालते हैं। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जो मुगल एम्परर से मिले थे पैरिटी लेवल पे। इससे पहले लॉर्ड हेस्टिंग ने मुगल एम्परर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने उन्हें बराबरी से मिलने के लिए मना कर दिया था। लॉर्ड एमहेस्ट के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो बुर्मा वॉर होती है, जो कि 1824 एडी से लेकर 1826 एडी तक चलती है। इस वॉर का एंड होता है ट्रीटी ऑफ यानदाबो के साथ। इसी बीच में बैरकपुर रिवोल्ट होता है 1824 एडी में, जिसमें जो सोल्जर की 47 नेटिव इन्फेंट्री जो होती है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो ये नेटिव इन्फेंट्री थी वो सी लेवल की तरफ से ट्रैवल कर देने से मना कर देती है। और उस समय बुर्मा जाने का जो तरीका था वो सी रूट के जरिए ही हुआ करता था। ऐसा मानना था हिंदू सोल्जर्स का कि जो एक बार समुद्र में उतर जाता है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो लॉर्ड एमएस के साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब एंड होते हैं।